नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस विद संजय में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जो बाकी बची हुई नदियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जो कल का हमारा वीडियो था उसमें हमने मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र और कुछ नदियों की बात की थी। तो हमने 6 अपवाह तंत्रों को देखा था: गंगा नदी तंत्र, महानदी उपतंत्र, गोदावरी तंत्र, नर्मदा नदी तंत्र, ताप्ती नदी तंत्र और माही नदी तंत्र। इनमें से हमने एक पॉइंट आपको बताया था कि जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र है वो नर्मदा नदी तंत्र है। ये हमसे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र है वह नर्मदा नदी नहीं बल्कि गंगा नदी तंत्र है। तो आप इसको सुधार लीजिए। यदि आपने हमारे वीडियो को देखकर ही नोट्स बनाए हैं तो इसको सुधार लीजिए। हमने अपनी पीडीएफ में इसको सुधार के आपको सेंड कर दिया था। तो आइए प्रारंभ करते हैं जो मध्य प्रदेश की बाकी बची हुई नदियां हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं हमने किन नदियों को डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहले हमने कल देखी थी चंबल नदी, उसके बाद हम बेतवा नदी को देखा था, फिर छिप्रा, फिर सिंध, काली सिंध, फिर धशान नदी को देखा था और लास्ट में देखा था पार्वती नदी को। तो इन 7 नदियों को हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। तो आप यदि पिछली क्लास आपने हमारी नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली क्लास की लिंक दी हुई है या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट एमपी की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आज की क्लास में हम आगे की नदियों को डिस्कस करेंगे और जैसे ही हमारी सभी 20-22 नदियां हमें डिस्कस करना है वो कंप्लीट हो जाएंगी, फिर हम एक बार कंप्लीट रिवीजन करेंगे, एक साथ रिवीजन करेंगे जिससे आपको कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो। तो आगे की नदियों की बात करते हैं। तो आज की जो हमारी पहली नदी है वह है तमसा नदी या जिसे टोंस नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो टोंस नदी का उद्गम होता है यह तमसा कुंड सतना से होता है। कहाँ से होता है? तमसा कुंड सतना से होता है। और जो तमसा कुंड है यह कैमूर श्रेणी में स्थित है। कैमूर श्रेणी क्या है भैया? यह विंध्याचल का पूर्वी विस्तार है जो जबलपुर के कटंगी से प्रारंभ होता है और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिलों में है। तो तमसा कुंड सतना से टोंस नदी का उद्गम होता है। 320 किलोमीटर बहने के बाद यह गंगा नदी में मिल जाती है और जहाँ पर यह गंगा नदी में मिलती है वह स्थान है सिरसा प्रयागराज में। प्रयागराज में एक सिरसा नामक स्थान है, वहाँ पर टोंस नदी गंगा नदी में मिल जाती है। तो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, योगी जी ने इसका नाम चेंज कर दिया है तो हम भी इसको क्या बोलेंगे? प्रयागराज ही बोलेंगे। हम देख रहे हैं कि अभी तक हमने जितनी 7 नदियों को डिस्कस किया है वह डायरेक्ट जाके क्या होती हैं? गंगा में नहीं मिलती हैं, वो यमुना में मिलती हैं। तो ये टोंस नदी हमारी ऐसी पहली नदी है जो डायरेक्ट जाके क्या हो रही है? गंगा में मिल रही है। तो काफी महत्वपूर्ण नदी है ये टोंस नदी उपतंत्र। ये टोंस नदी जो उपतंत्र है यह गंगा उप नदी तंत्र के अंतर्गत ही आता है। हमने 3 उपतंत्रों को देखा था, यमुना उपतंत्र, टोंस उपतंत्र और सोन उपतंत्र, जो गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आते थे। तो टोंस नदी उपतंत्र की जो सहायक नदी हैं वो वेलन, बीहर, ववई और सोनकर हैं। ये 4 प्रमुख नदियां हैं जो तमसा नदी की सहायक नदियां हैं। तो इनको हमें याद रखना है। तो इतने में हमारी टोंस नदी कवर हो जाती है। अगली नदी की बात की जाए तो जो अगली नदी हमारी है वह है केन नदी। तो जो केन नदी है इसका उद्गम कैमूर श्रेणी के रीठी के पठार, रीठी एक जगह है वहाँ पे पठार है, तो वो रीठी के पठार से केन नदी का उद्गम होता है। तो जो रीठी का पठार है वह कटनी जिले में है। कहाँ पे है? कटनी जिले में, यानी कि केन नदी का उद्गम कटनी जिले में है और यह 427 किलोमीटर लंबी है। जो इसका अपवाह क्षेत्र है, अपवाह जहाँ तक इसका अपवाह होता है वो 427 किलोमीटर है और इसका जो अवसान होता है वह बेतवा नदी में होता है। उत्तर प्रदेश के चिला ग्राम के समीप यह बेतवा नदी में मिल जाती है। इसके अन्य नामों की बात की जाए तो सुक्तिमती, दीपारवती, कर्णवती और श्रवेणी इसके क्या हो जाते हैं? अन्य नाम हो जाते हैं। कौन कौन से? सुक्तिमती, दीपारवती, कर्णवती और श्रवेणी इसके क्या हो जाते हैं? उपनाम हो जाते हैं। जो हमारी ये केन नदी है यह
पन्ना और छतरपुर के मध्य क्या करती है? पन्ना और छतरपुर के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। यानी कि यह हमारी दूसरी नदी है, तो जो दो जिलों के मध्य क्या करती है? प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। इससे पहले हमने एक नदी और देखी थी, जो थी हमारी सिंध नदी, जो गुना और अशोकनगर के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती थी। तो जो हमारी केन नदी है वह पन्ना और छतरपुर के मध्य क्या करती है? प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। केन नदी पर 3 जलप्रपात हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं, पांडव जलप्रपात, गाथा जलप्रपात और स्नेह जलप्रपात। जो स्नेह जलप्रपात है, ये वाला क्वेश्चन कांस्टेबल 2017 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि स्नेह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जो स्नेह जलप्रपात है वो केन नदी पर स्थित है। तो हमें इतनी बातें केन नदी से याद रखना है। इन दोनों नदी को यदि मैप में देखा जाए तो वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलती हैं। तो जो सबसे पहले हमने देखा कि जो टोंस नदी है वो कैमूर श्रेणी के अंतर्गत सतना से निकलती है। सतना से भी कहाँ से निकलती है भैया? तमसा कुंड से निकलती है। टोंस को तमसा भी कहा जाता है और इसका जो अवसान होता है वो सिरसा प्रयागराज के समीप काय में हो जाता है भैया? सिरसा प्रयागराज के समीप में क्या होता है भैया? ये कहाँ मिलती है? बताइए जल्दी। ये गंगा नदी में मिल जाती है और 320 किलोमीटर ये लंबी है। और जो केन नदी है रीठी कटनी से निकलती है, 427 किलोमीटर बहने के बाद यह कहाँ पे मिल जाती है? यह चिला ग्राम के समीप बेतवा नदी में मिल जाती है। तो हमें मैप में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि केन नदी किस ओर बहती है? उत्तर की ओर बहती है। और जो टोंस नदी है वह भी उत्तर की ओर प्रवाही सोन नदी। तो जो सोन नदी है इसका उद्गम अमरकंटक अनूपपुर से होता है। अमरकंटक का नाम आपने सुना होगा कि यह जो अमरकंटक है यह मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश में, जिसकी हाइट 1048 मीटर है। कितना है? 1048 मीटर इसकी हाइट है और यह अनूपपुर में है। तो जो सोन नदी है उसका उद्गम स्थल अमरकंटक अनूपपुर से होता है। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। कितनी है कुल लंबाई? 780 किलोमीटर है। और जो सोन नदी का अवसान होता है यह गंगा नदी में होता है और यह बिहार के दानापुर के समीप ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो अवसान कहाँ पे होता है? बिहार के दानापुर में, गंगा नदी में। और जो सोन नदी है यह गंगा के दाईं ओर से मिलने वाली नदी है और यह दक्षिण से मिलने वाली, यानी कि जो गंगा नदी है उसके दक्षिण से मिलने वाली यह सबसे बड़ी नदी है। 780 किलोमीटर लंबी है। और जो गंगा है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी तो यमुना है। यदि सोन नदी के अन्य नामों की बात की जाए तो नंद, सुवर्ण, सोनपालिका, सौभाग्दी, सौभद्र, शोआ और एक और नाम है हिरण्य, ये उसके अन्य नाम हो जाते हैं। जो शोआ नाम है ये टॉलमी के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? टॉलमी के द्वारा दिया गया है। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो हमें याद रखना है टॉलमी ने सोन नदी को शोआ कहा है। और जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है उसमें सोन नदी का वर्णन या जो सोन नदी है उसे सौभाग्दी कहा है। क्या कहा है? सौभाग्दी कहा है। सोन नदी की सहायक नदियों की बात की जाए तो जोहिला, गोप, कन्हर और रेहंद, ये 4 प्रमुख सहायक नदियां हैं सोन नदी की। कौन कौन सी? जोहिला, गोप, कन्हर और रेहंद। इसके अलावा जो हमारी सोन नदी है आपको पता है यह जो बहती है कहाँ पे बहती है? उत्तर पूर्व की ओर बहती है। तो यह उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए कैमूर श्रेणी और छोटा नागपुर के पठार के मध्य, कैमूर श्रेणी और छोटा नागपुर के पठार के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। तो कैमूर श्रेणी आपको पता है कि यह क्या है भैया? यह विंध्याचल का पूर्वी विस्तार है। और जो छोटा नागपुर का पठार है ये इधर तक क्या फैला हुआ है? हमारा मैकल श्रेणी इधर तक फैला हुआ है। तो कैमूर श्रेणी और छोटा नागपुर के मध्य सीमा कौन बनाता है? सोन नदी बनाती है। जो सोन नदी है
इसमें दुर्लभ प्रजाति के क्या पाए जाते हैं, कछुए पाए जाते हैं। और एक किंवदंती है इसके बारे में कि जो सोन नदी है इसमें प्राचीन काल में सोना मिला करता था। यदि हम देखें तो जहाँ जहाँ पर ये हमें उथली दिखाई पड़ती है, जहाँ पर इसका पानी साफ होता है, तो उसकी जो सतह है, नीचे जो जमीन है, मिट्टी है, कंकड़ पत्थर, उसका रंग भी पीला कलर का होता है। तो हो सकता है ये किंवदंती सच हो, लेकिन है तो एक किंवदंती। बात करते हैं यदि इसको हम मैप में देखें तो किस तरीके से दिखेगी। तो मैप में देख लेते हैं। तो जो मैप में आप देख रहे हैं ये हमारे लिए सोन नदी दिख रही है, जो अमरकंटक अनूपपुर से निकलते हुए शहडोल, सीधी और सिंगरौली में बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां पर सोनभद्र नामक स्थान के समीप रिहंद नदी उससे मिलती है। फिर यह आगे बढ़कर बिहार में प्रवेश करती है और दानापुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी की लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर है। जो इसकी सहायक नदियां हैं वह जोहिला, रिहंद, गोप और कन्हर हैं। हमने उसकी 2 सहायक नदियों को मैप में दर्शाया हुआ है। तो आप इससे देख सकते हैं कि सोन नदी कहाँ पे बहती है, उत्तर पूर्व की साइड बहती है और यह 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो सोन नदी आपको क्लियर हो गई होगी। अगली नदी की बात करते हैं, वेनगंगा नदी। तो जो वेनगंगा नदी है इसका उद्गम रजोला ताल, पारसवाड़ा पहाड़, सिवनी से होता है। एक रजोला ताल है जो पारसवाड़ा पहाड़ में है और पारसवाड़ा पहाड़ कहाँ के? सिवनी जिले के। तो इसका उद्गम सिवनी से होता है और यह 570 किलोमीटर लंबी, कितनी लंबी है? 570 किलोमीटर लंबी है। और इसका जो अवसान होता है वह गोदावरी नदी में होता है। और कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में होता है। तो उद्गम सिवनी से होता है, 570 किलोमीटर लंबी है और इसका जो अवसान होता है वह गोदावरी नदी में होता है, महाराष्ट्र में होता है। और यह मध्य प्रदेश के 2 जिलों में प्रवाहित होती है। एक होती है बालाघाट और दूसरा है हमारा सिवनी, जहाँ से यह निकलती है सिवनी और फिर उसके बाद बालाघाट। फिर यह महाराष्ट्र के भंडारा जिले में प्रवेश करती है। महाराष्ट्र के किस जिले में प्रवेश करती है? भंडारा जिले में प्रवेश करती है। और भंडारा जिले में ही एक नदी इससे आके मिलती है जिसे हम वर्धा के नाम से जानते हैं। तो जब वेनगंगा और वर्धा एक दूसरे में मिलती हैं तो उसका जो संगम बनता है उसे प्रणहिता के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रणहिता किन 2 नदियों का संगम है? तो जो प्रणहिता है वह वेनगंगा और वर्धा नदी का संगम है। किसका संगम है? वेनगंगा और वर्धा नदी का संगम है। तो वर्धा नदी इसी की सहायक नदी हो जाएगी। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और जो हमारी वेनगंगा नदी है इस पर सिवनी जिले के छपरा नामक स्थान पर, सिवनी जिले के छपारा नामक स्थान पर 1972 में एक भीमगढ़ नामक बांध बनाया गया था। भीमगढ़ नामक बांध बनाया गया था जिसे संजय सरोवर बांध भी कहा जाता है। वह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। कौन सा? भीमगढ़ बांध, जिसे संजय सरोवर बांध भी कहा जाता है। यह वेनगंगा नदी पर 1972 में सिवनी के छपारा नामक स्थान पर बनाया गया था। और जो हमारी वेनगंगा नदी है इसे सिवनी की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिवनी की जीवन रेखा कहा जाता है। यदि वेनगंगा की सहायक नदियों की बात की जाए तो इसमें वर्धा हो जाएगी, पेंच हो जाएगी, इसके बाद बावनथड़ी नदी इससे आके मिलती है और भी कई नदियां हैं जो इससे आके मिलती हैं। मेन यही 3 नदियां हैं। आगे चलते हैं और अगली नदी के बारे में बात करते हैं। तो जो अगली हमारी नदी है वह है हमारी वर्धा नदी। तो जो वर्धा नदी है इसका उद्गम मुल्ताई बैतूल के, यानी कि बैतूल जगह मुल्ताई जगह है और जो कहाँ पर है? बैतूल में है। तो उसके सबसे ऊंचे शिखर, यानी कि मुल्ताई के सबसे ऊंचे शिखर बर्धमान शिखर से इसका उद्गम होता है। जो बर्धमान शिखर की हाइट है वह कितनी है? 811 मीटर है। और जो इसकी कुल लंबाई है वर्धा नदी की वह
525 किलोमीटर है। कितना है? 525 किलोमीटर है। और जो हमारी वर्धा नदी है यह वेनगंगा नदी में मिलती है, भंडारा जिले में, महाराष्ट्र के। तो इसका अवसान कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र के भंडारा जिले में वेनगंगा नदी में। और जब यह मिलती है तो दोनों का जो संगम होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? प्रणहिता के नाम से जाना जाता है। जो अगली नदी है हमारी वह है पेंच नदी। तो जो पेंच नदी है इसका उद्गम जुन्नार देव के पहाड़ों से होता है। कहाँ से होता है? जुन्नार देव के पहाड़ों से होता है, जो छिंदवाड़ा में है। और जो पेंच नदी है इसकी कुल लंबाई 274 किलोमीटर है। कितना है? 274 किलोमीटर है। और यह महाराष्ट्र में जाके वेनगंगा नदी में मिल जाती है। तो इसका अवसान वेनगंगा नदी में होता है। और जो हमारी पेंच नदी है यह पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से होकर बहती है, यानी कि बीचों बीच उसमें प्रवाहित होती है। अगली नदी की बात करने से पहले आइए हम इन तीनों को एक बार मैप में देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं मैप में हमने वर्धा नदी, पेंच नदी और वेनगंगा नदी तीन को मुख्य रूप से दिखाया तथा उनकी कुछ जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनको भी दिखाया है। तो आप देख रहे हैं जो हमारी वेनगंगा नदी है वह रजोला ताल मुडारा ग्राम शिवनी से निकलती है और शिवनी और बालाघाट में बहते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश कर रही है। उसके बाद पेंच नदी उससे आकर मिल रही है। जो पेंच नदी है वह जुन्नार देव की पहाड़ियों से निकलती है, छिंदवाड़ा से। फिर वह वेनगंगा नदी आगे जाती है और आगे उससे एक नदी मिलती है जिसका नाम है वर्धा, और दोनों का संगम प्रणहिता कहलाता है। जो वर्धा नदी है वह वर्धमान शिखर से निकलती है, मुल्ताई बैतूल से। तो आप देख रहे होंगे तीनों नदियों को हमने दिखाया है। और आप देख रहे होंगे कि वेनगंगा में दो और नदियां आके मिल रही हैं, बावनथड़ी और देव नदी। तो ये भी वेनगंगा की सहायक नदी है जो बालाघाट से निकलती हैं और वहां आकर इससे मिल जाती हैं। एक बांध देख रहे होंगे आप, संजय सरोवर बांध या संजय गांधी बांध। यह 1972 में बनाया गया था। इसे भीमगढ़ बांध भी कहते हैं। यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। जो भीमगढ़ बांध या जो संजय सरोवर बांध है वह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। तो आपने मैप में तीनों नदियों को देख लिया है। अगली नदी की हम बात करते हैं। जो हमारी अगली नदी है वह है माही नदी है। इसका उद्गम मिंडग्राम धार से होता है और जो इसकी कुल लंबाई है वह 583 किलोमीटर है। कितनी है? 583 किलोमीटर है। और जो इसका जो अवसान होता है वह खंबात की खाड़ी में होता है। कहाँ पे होता है अवसान भैया? खंबात की खाड़ी में इसका अवसान होता है। और जो हमारी माही नदी है इसे महती और शिवपुत्री के नाम से भी जाना जाता है और इसे कंठाल की गंगा भी कहा जाता है। इसके अलावा दो और गंगाएं हमने मध्य प्रदेश में देखी। एक देखी है मालवा की गंगा जो है क्षिप्रा नदी, और एक है बेतवा की गंगा जो क्या है हमारी मध्य प्रदेश की गंगा जो है क्या हमारी बेतवा नदी। तो जो माही नदी है उसे कंठाल की गंगा कहा जाता है। और जो हमारी माही नदी है यह कर्क रेखा को दो बार काटती है। कर्क रेखा को दो बार काटती है। माही नदी मध्य प्रदेश की इकलौती नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। और जो हमारी माही नदी है इसका जो बहाव क्षेत्र है उसे 56 का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 56 का मैदान कहा जाता है। तो आइए हम माही नदी को मैप में देख लेते हैं वो किस तरह से दिखाई देती है। तो ये आप मैप देख रहे हैं माही नदी का, जिसका उद्गम धार से होता है। यह झाबुआ रतलाम में बहते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर राजस्थान के कुछ इलाकों में प्रवाहित होती है और फिर दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो लंबाई है वो 583 किलोमीटर है। इसे महती, शिवपुत्री और कंठाल की गंगा भी कहा जाता है और यह कर्क रेखा को दो बार काटती है। जो इसका बहाव क्षेत्र है वह 56 का मैदान कहलाता है। और रतलाम में इसके किनारे पर मंदिर बसा हुआ है, त्रिवेणी मंदिर जो रतलाम है। तो इतना हमें माही नदी के बारे में
याद रखना है। तो अगली नदी पर चलते हैं और अगली नदी है हमारी नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी को आप देख सकते हैं कि जो इसका उद्गम है वो कहाँ से होता है भैया, वो अमरकंटक अनूपपुर से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। और जो इसकी लंबाई है वो कितनी है भैया, 13-12 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। और यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यह 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है, क्योंकि यह 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो 13-12 जो लंबाई है वह तीनों राज्यों में है, लेकिन जो मध्य प्रदेश अकेले की बात की जाए तो 1077 किलोमीटर यह मध्य प्रदेश में बहती है। और जो नर्मदा नदी का अवसान होता है, यानी कि जहाँ पर इसका अंत होता है, वह खंबात की खाड़ी में होता है। कहाँ पर होता है, खंबात की खाड़ी में होता है। और जो नर्मदा नदी के अन्य नाम है वह रेवा, मैकलसुता, सप्तगंगा, अमरकंठी, शंकरदेव की पुत्री यानी कि शंकर की पुत्री और नमोदास इसे कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, रेवा, मैकलसुता, सप्तगंगा, अमरकंठी, शंकरदेव की पुत्री और नमोदासो इसे कहा जाता है। और जो हमारी नर्मदा नदी है यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और भारत की हृदय रेखा है। तो इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और भारत की हृदय रेखा भी कहा जाता है। जो हमारी यह नर्मदा नदी है यह मध्य प्रदेश के 15 जिलों से प्रवाहित होती है। कितने जिलों से प्रवाहित होती है, 15 जिलों से प्रवाहित होती है। और जो इसका अपवाह क्षेत्र है वो कितना है, 85,930 किलोमीटर। कितना है, 85,930 किलोमीटर है, जिसका 89.9% मध्य प्रदेश में है। तो बाकी जो बचा हुआ वह महाराष्ट्र में है और गुजरात में है। और जो यह अपवाह तंत्र, जो नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र है वो कितना है, वो किस तरीके का है, वृक्षनुमा प्रणाली का है। एक वृक्ष के रूप में हमें इसका अपवाह तंत्र दिखाई देता है। यानी कि अपवाह तंत्र आप लोग समझ गए होंगे, हमने अपने पहले वीडियो में बताया था नदियों के कि जो अपवाह तंत्र होता है वो जो मेन नदी होती है और उसकी जो सहायक नदी होती है उन सभी के अपवाह को मिला दिया जाता है। उन सभी का जो नेटवर्क होता है उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो जो नर्मदा नदी है उसका अपवाह तंत्र वृक्षनुमा प्रणाली का है। कैसा है, वृक्षनुमा प्रणाली का है। आगे चलते हैं और आगे की बात करते हैं। आप देख लो ये मैप में आपको दिख रहा है कि नर्मदा नदी तो जो अमरकंटक से निकलती है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के 15 जिलों में से होते हुए महाराष्ट्र और फिर गुजरात के में बहती है, फिर खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती। इसी के नीचे हमने ताप्ती नदी को दिखाया, वह भी मध्य प्रदेश के बैतूल मुल्ताई से निकलती है, महाराष्ट्र में जाती है, उसके बाद गुजरात में खंबात की खाड़ी में उसका अवसान हो जाता है। और जो ताप्ती नदी की लंबाई वो 724 किलोमीटर है। आगे चलते हैं और नर्मदा की सहायक नदियों की बात करते हैं। तो जो नर्मदा की सहायक नदियां हैं वो टोटल 41 हैं। 18 नदियां दाईं तरफ से मिलती हैं और 19 नदियां दाईं तरफ से मिलती हैं और जो बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं वो हैं 22। कुछ नदियों के नाम हमने नीचे दिए हुए हैं, बाकी आप मैप में देखेंगे उनको। तो जो बाईं तरफ से मिलती हैं उनमें से कुछ हैं तवा, दूधी, शेर, बंजर, देवना, वरनार, गंजाल और शक्कर। ये बाईं तरफ से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। और जो दाईं तरफ से मिलने वाली हैं वो है हिरण, हथनी, वरना, तिंदोनी, चंद्रशेखर, कन्हार, मान और ऊटी। जो चंद्रशेखर नदी है इसे जोवट नदी भी कहते हैं। और जो हमारी नर्मदा नदी है वह राज्य की ऐसी पहली नदी है जिसे 2017 में जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। यानी कि यदि उसमें कोई नुकसान पहुंचाता है तो उस पर उसी तरह का केस किया जा सकता है जिस प्रकार किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने पर किया जाता है। तो 2017 में उसे जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। तो जो हमारी नर्मदा नदी है उसकी 41 सहायक नदियां हैं, दाईं तरफ से 19 और बाईं तरफ से 22। आइए उनको मैप में देख लेते हैं। जो हमारी नर्मदा नदी है यह कहाँ से निकलती है, यह अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है।
अनूपपुर के बाद यह डिंडोरी में प्रवेश करती है। डिंडोरी के बाद यह मंडला में जाती है। मंडला के बाद यह कहाँ पे जाती है? जबलपुर में जाती है। जबलपुर के बाद यह नरसिंहपुर में जाती है और नरसिंहपुर और क्या बोलते हैं, रायसेन की सीमा पर बहते हुए यह होशंगाबाद में प्रवेश करती है। तो होशंगाबाद में भी यह क्या करती है? यह सीहोर के साथ सीमा बनाते हुए आगे जाती है और हरदा में प्रवेश करती है। हरदा के बाद यह खरगोन खंडवा में बहती है और इसके बाद वह धार और बड़वानी की सीमा पर बहते हुए अलीराजपुर में चली जाती है और अलीराजपुर के बाद वह महाराष्ट्र में प्रवेश करती है और महाराष्ट्र में बहने के बाद वह गुजरात में चली जाती है और गुजरात में बहने के बाद वह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है और अपने मुहाने पर एस्चुरीज का निर्माण करती है। तो आप देख रहे होंगे हमने मैप में नर्मदा की सहायक नदियों को दर्शाया है। जो ऊपर साइड आप नदियां देख रहे हैं, हथनी, सज्जी, गौर, कमार, कोलार, वीजर, हिरण, वर्गी आदि, ये सब क्या है? उसकी दाईं ओर की सहायक नदियां हैं जो जिनकी संख्या 19 है। और जो नीचे साइड आप ब्लू कलर से देख रहे हैं, ये वाईं ओर की नदियां हैं जिनकी संख्या 22 है। तो हमने मेन नदियों को इधर पे दर्शाया है और हमें जिनके बारे में पता था वो कहाँ से निकलती हैं उनको भी हमने मैप में दर्शा दिया है। तो आप उनको एक बार देख लीजिएगा। और जो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वह है तवा नदी, जो कि होशंगाबाद से निकलती है और होशंगाबाद में ही क्या करती है? वह नर्मदा नदी में मिल जाती है। तो आप मैप को अच्छे से देख लीजिएगा और इन सहायक नदियों को याद कर लीजिएगा, बाईं तरफ की और दाईं तरफ की, क्योंकि कभी कभी इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि कंपटीशन लेवल काफी आई है। हो सकता है इधर से क्वेश्चन आ जाए, आप पढ़ के ना एक बार इनको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा।